हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आता जिसने जुडिशरी एस्पिरेंट्स की लाइफ में भूचाल मचा दिया। वो जजमेंट क्या था? 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस। अब वो जजमेंट आने के बाद से बहुत से स्टूडेंट्स परेशान है कि सर हम करें तो क्या करें। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जुडिशरी का ऐसा एग्जाम था जो पूरे साल भर में अलग अलग स्टेट में आता रहता था, तो आप मल्टीपल स्टेट्स की आप तैयारी करते रहते थे। उसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं रहती कब होगा कब नहीं होगा। तो इसी रीजन की वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन आप इनकी उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है अभी, और ये एक बम्पर वैकेंसी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए एज अ लॉ ऑफिसर। वो वैकेंसी क्या है? हरियाणा के अंदर वैकेंसी आई है, जिसके अंदर आपको किसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा? हरियाणा एडी यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। आपको क्या किया जाएगा? वहां पे एक सरकारी वकील बनाया जाएगा अगर आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हो तो। अब इस वैकेंसीज की क्या डिटेल्स है, कितनी सीट्स हैं, क्या सिलेबस है, कब आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इस वैकेंसी की डिटेल्स क्या है। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी का नाम क्या है? जैसे मैंने बोला था, आपको किसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए, है ना। हरियाणा के अंदर आपको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं उसके लिए। अब यहां पर अपन सीधे यहां पर चलते हैं कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे 255। ये आपको दिख रहा होगा, 255 टोटल आपकी वैकेंसी, जो मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा अमाउंट है वैकेंसीज का। तो आपको इस वैकेंसी के लिए एकदम जी जान लगा के तैयारी करनी है। 255 एकदम बम्पर वैकेंसी होती है, वो भी तब जब आपको दिख रहा है हाल फिलहाल में आसपास किसी भी स्टेट जुडिशरी का कोई एग्जाम ही नहीं आ रहा है। और आने वाले टाइम में अगर आप फ्रेशर हो तो हो सकता है कि आप एलिजिबल ही नहीं रहो, है ना। वो तो आपको पता ही है, 3 साल का आपको क्या चाहिए होगा? एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 13 अगस्त 2025। उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है? 2 सितंबर, वो भी 5 बजे। अब देखिए, ये जो 5 बजे का टाइम है ना, इसको अपने एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। वैसे तो देखो, जैसे नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। बट स्टिल किसी भी रीजन की वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओ तो एक बच्चे जो कई बार गलती करते हैं उनको क्या लगता है दिमाग में कि 12 बजे तक हमारे पास टाइम होता है। देखिए, कई ऐसी वैकेंसीज होती है जिसमें 12 बजे तक टाइम नहीं होता। वो टाइम स्पेसिफाई करके रखते हैं कि उस दिन आपको इस टाइम तक क्या कर देना है? फॉर्म फिल कर देना है। तो ध्यान रखना, शाम को 5 बजे जो है लास्ट टाइम रहेगा आपके पास ये फॉर्म फिल करने का। तो आपको किसी भी तरीके से गलती नहीं करनी हो, फॉर्म फिल करना है। ओके, उसके बाद यहां पे पूरी डिटेल्स दी हुई, कब पब्लिश हुआ था, कब नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं क्वालिफिकेशंस के ऊपर कि क्वालिफिकेशंस के अंदर क्या चाहिए। सबसे पहले डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ लॉ, यानी कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है। अनटिल आपकी किस्मत ही एकदम ही खराब क्यों ना हो, तब भी क्या होगा? एटलीस्ट बीसीआई से रिकॉग्नाइज होती है। बट हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, एकदम शनि की दुर्दशा चल रही है आपके ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस जाओगे जो रिकॉग्नाइज नहीं है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना। तो इससे आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ओके, उसके बाद शुड हैव एनरोल्ड एज एडवोकेट विद बार काउंसिल। जब आप फ्रेशर हो तो आप क्या करते हो? जैसे आपको डिग्री मिलती है आपके हाथ में, तो फिर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जरूर रजिस्टर करवाते हो। ठीक है, अपने स्टेट में भी रजिस्टर करवाते हो। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो अभी अपने फाइनल ईयर में, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? एनरोलमेंट होना चाहिए। अब देखो, पे स्केल भी बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, पे स्केल बहुत अच्छा है, एंट्री लेवल पे बहुत अच्छा पे स्केल होता है, और धीरे धीरे आप इसमें ग्रोथ ही करते हो। ऐसा नहीं कि आप इसी पे स्केल पे अटके रह जाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा पे स्केल है आपके लिए। ओके, और फिर से वापस से ये चीजें दी हुई कि कब आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी, क्या रहेगा। ओके, अब देखो, जो मुद्दे की बात मुझे एक्चुअली बतानी थी वो ये है कि यहाँ पे फीस कितनी है आप लोगों की। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल पर्सन्स ऑफ हरियाणा विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी निल।
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OSC, DSC, BCA नॉन क्रीमी लेयर, BCB नॉन क्रीमी लेयर, ESM, EWS एंड वुमेन कैंडिडेट 250 रुपीज. DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंग टू द वर्टिकल कैटेगरी दैट इज OSC, DSC, BCA नॉन क्रीमी लेयर, BSB नॉन क्रीमी लेयर, ESM, EWS ऑफ हरियाणा 250 रुपीज. DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी 1000 रुपीज और ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट 1000 रुपीज. तो बेसिकली अगर आप हरियाणा के अलावा और किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तब तो आपको 1000 रुपए देने ही देने. बाकी आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो एज अ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा उसके हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी. ओके ये सारी इसके अंदर चीजें. अब नोटिफिकेशन से अपन को ये देखना था. अब देखो इसमें जो सबसे मुद्दे की बात है, ये तो हमने देख लिया कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने के लिए क्या करना है, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए सब्जेक्ट भी तो पता होने चाहिए. तो रिसेंटली वहां से क्या है, आपको सब्जेक्ट भी अलॉट किए गए हैं. यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे पढ़ना है. और इस सिलेबस को देखते हुए थोड़ा बहुत बवाल भी मचा हुआ है. वो बवाल क्या है वो भी अभी अपन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज प्रोसेस को अपनाया. अब वो 3 स्टेज प्रोसेस क्या है, सबसे पहले होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट. सबसे पहले क्या होने वाला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट. उसके अंदर क्या होने वाले, टोटल एमसीक्यू 100 एमसीक्यू मिलेंगे और 100 मार्क्स का, यानी कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क. ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहां पे क्या होने वाला है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है. नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 मार्क. 1/4 मार्क आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है. और आपने देखा होगा रिसेंटली डिफरेंट स्टेट्स के अंदर चीटिंग से बचने के लिए कई बार होता है ना कि एग्जाम में धांधली हो गई है. और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान के बारे में आपको पता है, तो आपको पता होगा कितनी धांधलियां हो सकती है पेपर में. तो वहां से बचने के लिए क्या करने लग गए हम, क्या ना आपको 4 की जगह 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं. और 5 ऑप्शन में क्या होता है, 5th ऑप्शन क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि किसी सिचुएशन के अंदर अगर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ने वाला है तो अब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो ओएमआर शीट में. आपको क्या करना पड़ेगा, 5th ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये एलिगेशंस ना लग सके कि किसी कैंडिडेट ने क्या किया, ओएमआर शीट खाली छोड़ दी और फिर क्या हुआ, बाद में उसकी ओएमआर शीट को भर दिया गया. तो इस तरह के एलिगेशन ना लगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें 5th ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा. और यहाँ पे एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर्स. तो ये आपका होने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट. पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश और हिंदी ये होगी. और यहाँ पे एटलीस्ट क्वालिफाइंग की मार्क्स कितने, 25%. यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 25% क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही लाने, उसके बाद कट ऑफ अलग क्लियर करनी है. तो यहाँ पे क्या है, डुअल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करना पड़ेगा कि आपको 25% तो मिनिमम मार्क्स लाने और साथ में कट ऑफ भी क्लियर करनी है. ओके, और कितने लोग क्लियर कर पाएंगे यहाँ पर, कैंडिडेट्स 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट अलॉन्ग विद bracketed candidates if any will be called for the subject knowledge test provided that they have secured minimum cut off marks of 25%. यानी कि आपको 25% तो लाने ही लाने. उसके बाद क्या करना है कि टोटल वैकेंसी आपके पास 255, इसके 4 गुना इतने लोगों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा. तो आपको इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करना है. अब यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, जिसको देख के थोड़ा बहुत जो है यहाँ बवाल मच चुका है. स्टूडेंट जो है खुश नहीं है सिलेबस को देख के. जानते हैं क्यों? सिलेबस में क्या है, स्क्रीन टेस्ट में जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, क्लास 10 लेवल, हरियाणा जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर. अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट का बस सिलेबस इतना ही है. यहाँ पे कहीं पे भी क्या आपको लॉ के सब्जेक्ट दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे. तो भैया जब आप एडीए यानी कि आप एक सरकारी वकील चुन रहे हो तो वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ लीगल सब्जेक्ट तो रखो, चाहे 1 रखो, 2 रखो, कुछ तो रखो. और आपने क्या किया उसके बाद, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, कल्चर, इकोनॉमी, भैया हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे रहे, हमें जरूरत नहीं है. आपको अगर लगी रहा तो हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर ये पूछ लेते, ये तो फिर भी ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे इस इंडियन पॉलिटी, कल्चर और इकोनॉमी को पूछ के. उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगेन
ये सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे डाल दिया गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेंटल एबिलिटी को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे सरकारी जब आप एडवोकेट होंगे तो आपकी रीजनिंग पावर कितनी है, क्या आप करेक्ट वे में केस को आगे ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे, तो रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी को आपसे पूछ लिया। बट बाकी अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हो, ना कि आप यहाँ पे किसी सरकारी वकील का एग्जाम देने जा रहे हो। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट हो रहे हैं इसके सिलेबस पे। अब देखिए, हम देखते हैं कि जब आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली तो सेकंड स्टेज का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या पैटर्न रहेगा। ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स की, टोटल मार्क्स कितने, 150। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में रहने वाला है, और पेपर क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। जो स्टेज 1 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वहां पे क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, एमसीक्यू टेस्ट था। यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, यानी कि रिटर्न टेस्ट होने वाला है। उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा बोर्ड्स अनलेस शी और ही सिक्योर्स अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स इन द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यानी कि जो आपको स्टेज 1 में 25% क्राइटेरिया रखा जा रहा था, वो क्या है यहाँ पे 35% रख दिया गया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट 1 है, सॉरी जो टेस्ट 1 है, यहां पे जो आप स्कोर करोगे वो सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए होगा, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी काउंट नहीं किए जाएंगे। साफ साफ लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज मेंट ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट। बट आप जब यहाँ पे स्टेज 2 का जब टेस्ट दोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर वेटेज दिया गया है कि इस स्टेज का वेटेज कितना है, 87.5%। 87.5% वेटेज है, और जो रिमेनिंग वेटेज है वो किसका रहने वाला है, आपके इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस बहुत बहुत छोटा है। सिविल में देखते हैं सीपीसी, उसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, हिंदू लॉ, मॉमडल और कस्टमरी लॉ। क्रिमिनल में देखते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ओल्ड एक्ट नहीं पूछे गए, ओल्ड एक्ट को नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे नया एक्ट को पूछा जा रहा है, तो एक अच्छी चीज आपके लिए। और आपको देख के लग रहा होगा कि ये अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, तो ये तो एकदम बहुत छोटी बात है। ये तो ऐसा हो गया कि आपने किसी बॉडी बिल्डर को क्या बोला कि भैया ये 1 किलो का डंबल उठा के इधर रख देना, जबकि उसकी आदत है हेवी लिफ्टिंग करने की। तो ऐसा जुडिशरी एस्पिरेंट आपकी आदत है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि आपने बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट दे दिए, तो ये सिलेबस बहुत छोटा कर दिया सब्जेक्टिव पेपर का, यानी कि आपका जो मेंस टेस्ट होने वाला है उसका। उसके बाद इंटरव्यू देखते हैं, तो इंटरव्यू का वेटेज कितना रहने वाला है, 12.5। यानी कि हमने देखा 87.5 यहाँ था और 12.5% इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है, यानी कि टोटल 100%। ये आपका इसका सिलेबस होने वाला है। ओके, तो ये था सिलेबस हरियाणा एडीए एग्जाम का। और आपको समझ में आया होगा कि जो स्टेज 1 है उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू स्टेज 2, क्योंकि जब हम जुडिशियल एस्पिरेंट होते हैं, ये जो लीगल नॉलेज तो हमको पता होती है, लेकिन ये ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगी, रीजनिंग हो गई, और ये सारी जो चीजें होती है हम उससे हम एज सच फेमिलियर नहीं होते। तो आपको उसके ऊपर मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि देखिए जितनी भीड़ को छटना होता है वो पेपर 1 में छट जाती है। पेपर 2 में एक्चुअल में आपकी लीगल नॉलेज को चेक किया जाएगा। और जैसा मैंने बोला, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो ये तो बहुत बहुत ही हल्का सिलेबस है आपके लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो इस वैकेंसी को सीरियसली लीजिए और इसके लिए अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड एनी अदर एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। Goodbye.